हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉगयान चैनल। मैं हूं सुप्रिय मणि शुक्ल। आज हम लोग मध्यकालीन भारत की फोर्थ क्लास डिस्कस करेंगे। थर्ड क्लास में कल सैयद वंश पे हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज सैयद वंश के बारे में आगे जानते हैं। तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिज्र खां खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। और ये सिया वंश का एकमात्र वंश है। सिया लोगों में देखिए, इस्लाम में दो हैं, सिया और सुन्नी। तो ये सिया वंश में एकमात्र वंश है जो सिया थे। ठीक है। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन का दावा किया। इन्होंने खुद को नहीं, जो खिज्र खां थे, इन्होंने खुद को शासक नहीं बताया। ये बताया कि हम तैमूर के प्रतिनिधि हैं। और कौन सी उपाधि धारण की? रैयत आला। रैयत आला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो चीज़ें याद रखिएगा कि ये संस्थापक थे और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की। ठीक है, रैयत आला। फिर मुबारक शाह है। मुबारक शाह 1421 में गद्दी पर बैठे और इसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। ठीक। इसका जो एक विद्वान, आश्रित विद्वान था, वो था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये पूछा जाता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसका आश्रित था? तो मुबारक शाह का था, जो सैयद वंश का शासक था। ये बताते थे कि हम तैमूर के प्रतिनिधि हैं, लेकिन मुबारक शाह ने स्वयं को क्या किया? सुल्तान घोषित किया। सुल्तान घोषित किया और मुबारकाबाद बसाया। अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम क्या रखा? मुबारकाबाद। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक किताब लिखी, तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही, क्योंकि ये मुबारक शाह का आश्रित कवि था, इसलिए इसने ये किताब लिखी, तारीख मुबारक शाही। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? तो याहिया बिन सरहिंदी ने। सैयद वंश के कुछ और उत्तरवर्ती शासक हुए हैं, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम जान लीजिए। एक मोहम्मद शाह और एक अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। मोहम्मद शाह ने खान जहाँ की उपाधि धारण की थी। खान जहाँ की, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सैयद वंश में खान जहाँ की उपाधि किसने धारण की थी? तो मोहम्मद शाह ने धारण की थी। अब आ जाइए लोधी वंश पर। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक राज किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। 1451 से 1489 तक एक बहुत लंबे कार्यकाल में, सल्तनत काल में इसका शासनकाल सबसे लंबा था। किसका शासनकाल सबसे लंबा था सल्तनत काल में? बहलोल लोधी का। और बहलोल लोधी जो था वो बहुत साधारण शासक था। वो गद्दी पर तक नहीं बैठता था, लोगों के बीच आम रूप से बैठता था और आम रूप से बात करता था। वो शासक भले ही था, लेकिन उसको शासन का जो एक तरीका होता है कि सुल्तान होता है, गद्दी पर बैठता, ये सब कार्य उसने नहीं किया, इसलिए वो जनता का बहुत प्रिय शासक था। ठीक है। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था लोधी वंश। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, जो सल्तनत काल में 38 वर्ष सबसे लंबे कार्यकाल तक बैठा है। और उसके बाद मुगल काल में सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन बैठा, हम लोग आगे कमेंट में, सॉरी, आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है। बहलोल लोधी के बारे में जानकारी तारीख दाऊदी नामक किताब से मिलती है। किससे मिलती है? तारीख दाऊदी। जो तारीख दाऊदी का लेखक कौन है? अब्दुल्लाह। तो तारीख दाऊदी के लेखक का नाम आपको याद रखना जरूरी है। जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय किसने किया था? बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने। अब लोधी वंश का दूसरा सम्राट जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 तक। इसका भी काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा, 1489 से 1517 तक। इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लोधी वंश में किसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी? तो सिकंदर लोधी ने कराई थी। किसने कराई थी? सिकंदर लोधी ने। और एक जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है गज सिकंदरी। गज सिकंदरी, इसने एक पैमाना प्रचलित किया था जमीन नापने का, जिसमें एक गज सिकंदरी एक जो होता था वो 30 इंच का होता था। कितने इंच का होता था? 30 इंच का। कुशल सैन्य व्यवस्था थी उस समय, कुशल गुप्तचर व्यवस्था थी। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। 1504 में आगरा की राजधानी, आगरा की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी ने की थी। और इसकी साहित्य में बहुत रुचि थी। फारसी में गुल्लुखी नाम से ये खुद ही कविता लेखन करता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिकंदर लोधी किस नाम से कविता लेखन करता था? तो गुल्लुखी नाम से कविता लेखन करता था। साहित्य में इसकी रुचि थी। फरहंगे सिकंदरी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ भी इसने लिखा था, जो, सॉरी, इसने नहीं लिखा था, इसके शासन काल में लिखा गया था। तो ये भी पूछा जाता है, फरंगे सिकंदरी किस
से संबंधित है, तो ये एक आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। फरहंगे सिकंदरी किसके शासनकाल में लिखा गया? सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसके निर्देशन में लिखा गया था। और ये स्वयं गुरमुखी नाम से फारसी में कविता लेखन करता था। देखिए थोड़ा सा फैक्ट रूखे होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप याद करेंगे तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। एग्जाम में नंबर लाना जो है ना, वो बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है कि अगर आप मेहनत करते हैं, लेकिन एक रूखी प्रोसेस तो है, क्योंकि चीज़ें याद करनी पड़ती है। ठीक है, 1504 में इसने आगरा की स्थापना की और 1506 में इसने आगरा को राजधानी बताया। जो लोग नए आए चैनल पर, उनको बता दें कि आपके चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल, मॉडर्न और एंशिएंट खत्म हो चुकी है। मिडाइवल हम लोग 4th क्लास में पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी 2 या 3 क्लास में इसको भी खत्म कर लेंगे, और आगे चल के और सब्जेक्ट जो हैं जीएस के वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो मिडाइवल हिस्ट्री में से, मध्यकालीन भारत में से सिकंदर लोदी हम लोग पढ़ रहे थे। सिकंदर लोदी के बारे में जितने भी फैक्ट थे, और ये जो पीडीएफ मिलती है, नए लोगों को बता दूं, लॉग्यान चैनल पर मिलती है, जो टेलीग्राम चैनल है लॉग्यान का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहां से ना खुले तो आप लॉग्यान सर्च करके खोल सकते हैं टेलीग्राम पे भी। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी भी, और जो सुबह पुलिस एक्ट की क्लास चलती है उसकी भी। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक राज किया है ना। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसको युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। दिल्ली का प्रथम, बल्कि सल्तनत काल का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, वीरगति को प्राप्त किया युद्ध लड़ते हुए, है ना। और इब्राहिम लोदी के बारे में, पानीपत का प्रथम युद्ध आपने पढ़ी है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी को वीरगति की प्राप्त हुई और बाबर ने इस युद्ध के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुगल वंश के लिए सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो वो कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसकी तारीख याद कर लीजिए, 21 अप्रैल 1526 को, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसके बाद जो सत्ता थी वो किसके हाथ में चली गई? मुगलों के हाथ में चली गई। तो लोदी वंश हमने अच्छे से देख लिया। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको तैयार हो गए होंगे। और जीएस तैयार करने का एक ही तरीका रहता है कि बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अब सल्तनत काल जो था वो पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे की क्लास में मुगल काल पढ़ेंगे, तो सल्तनत काल के बारे में जो शासकीय व्यवस्था थी उसको एक बार दोहरा लेते हैं। दीवाने अर्ज, ये हालांकि हम आपको सब पहले पढ़ा चुके हैं। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था, जो बलबन के समय था। किसके समय था? बलबन के समय, बलबन के समय, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बलबन के समय कौन था? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज किसके समय था? बलबन के समय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। सैन्य विभाग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलबन के समय सैन्य विभाग को कहा जाता था, तो आप बताएंगे दीवाने अर्ज। या पूछा जाएगा बलबन के समय दीवाने अर्ज क्या था, तो आपको याद होना चाहिए सैन्य विभाग। दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रण, दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रण का जो मंत्रालय होता था उसे दीवाने रियासत कहा जाता था। और बाजार नियंत्रण के लिए सबसे फेमस नाम अलाउद्दीन खिलजी, कल की क्लास में हमने आपको बताया था। राजस्व के लिए दीवाने मुस्तखराज, राजस्व विभाग को दीवाने मुस्तखराज, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। दीवाने दीवाने अमीर कोई, कृषि विभाग को कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, दीवाने अमीर कोही। ठीक है, दीवाने खैरात, दान विभाग, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक, दान विभाग को कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक बहुत दानी राजा माना गया, इसने अलग से दान के लिए एक विभाग ही बना दिया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलाम विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने बंदगान कहते थे। तो गुलाम विभाग को क्या कहते थे? दीवाने बंदगान। ठीक है, अब दिल्ली की सल्तनत का एक वो देख लेते हैं कि ढांचा किस प्रकार का रहता था। सुल्तान सबसे ऊपर होता था, उसके बाद नायब रहता था, जो सुल्तान का उपप्रमुख होता था। जो मामले सुल्तान के पास जाते थे वो नायब से होकर जाते थे। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो राजकाज में रहता था वो वजीर रहता था, जिसे वजीर कहते थे, जो प्रधानमंत्री कहलाता था। फिर दीवाने रिसालत, विदेश मंत्रालय को क्या कहते थे? दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत किसको कहते थे? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ रियासत था बाजार नियंत्रण में। ठीक है, दीवाने रिसालत विदेश मंत्रालय। सद्र उर सुदूर, इस्लामी न्याय मंत्री जो होता था उसे सद्र उर सुदूर कहते थे। दीवाने इंसा, शाही सचिवालय, दीवाने इंसा शाही सचिवालय। देखिए आपको हमने ऊपर जो बताए थे वो उस राजा के विशेष शासनकाल में प्रारंभ किए गए विभाग थे, और यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं वो ऐसे हैं जो सभी के शासनकाल में लगभग रहे हैं। दीवाने अर्ज, रक्षा मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज। काजी उल कुजात, न्याय मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, और समस्त इस्लामी साम्राज्य का प्रधान कौन माना जाता था? खलीफा। खलीफा को समस्त इस्लामी साम्राज्य का
प्रधान माना जाता था। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर है उनको देख लेते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। हमने आपको पहले सब कुछ पढ़ा दिया, इसलिए मैं बहुत जल्दी से वन लाइनर कवर कर देता हूँ ताकि कम समय में आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो पाए। लोधी शासकों का सही कालानुक्रम क्या था? तो बहलोल लोधी जो जिसने लोधी वंश की स्थापना की, सिकंदर लोधी दूसरा शासक था और तीसरा था इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश काफी लंबे समय तक चला, लेकिन ये इसमें 3 ही शासक हुए और तीनों ने बहुत काम किया। इब्राहिम लोधी पहला सल्तनत काल का शासक था जो वीरगति को प्राप्त हुआ युद्ध मैदान में। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोधी। अब बताइए सिकंदर लोधी ने किस वर्ष स्थापना की थी और किस वर्ष राजधानी बताई थी? दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। कमेंट बॉक्स में बताइए सिकंदर लोधी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी और किस वर्ष आगरा को उन्होंने राजधानी बनाया था। ये दोनों ही आंसर आपको देने हैं और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? मिशन एपीओ। मिशन एपीओ लिखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट हम लेके आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही कंटेंट अच्छा हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन एपीओ लिखिए, नहीं तो मिशन पीसीएसजे लिखिए। आगे देखते हैं कौन सा सुल्तान है जो अन्न के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है, जिसने अन्न के ऊपर लगने वाला कर समाप्त कर दिया। सिकंदर लोधी ने अन्न के ऊपर लगने वाला कर समाप्त कर दिया था। गजे सिकंदरी शुरू किया था। सिकंदर लोधी सब कुल मिला के साहित्य प्रेमी था और ये एक तरीके से नरम दल सुल्तान था। ठीक है, नरम दल शासक हुआ था। मिशन एपीओ लिखना जरूर, मिशन एपीओ जरूर लिखिएगा और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं भूलने। कौन सा लोधी शासक था जो गुल्लुक नाम से कविताएं लिखता था? तो इसका आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी गुल्लुक नाम से कविता करता था। गजे सिकंदरी नामक पैमाना किसने चलाया? सिकंदर लोधी ने। फरहंगे सिकंदरी था आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद। आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद जो किया गया उसका क्या नाम है? फरहंगे सिकंदरी। इब्राहिम लोधी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? खतौली के युद्ध में। खतौली के युद्ध में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। सल्तनत राजवंशों का क्रम था गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये याद रखिएगा, ये हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था विद ईयर कि किस ईयर से किस ईयर तक गुलाम वंश का शासन रहा, किस ईयर से किस ईयर तक खिलजी वंश का शासन रहा, किस ईयर से किस ईयर तक तुगलक वंश का, फिर सैयद और लोधी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम बना रखे थे, इसलिए कहा गया कि ये इस्लामी शासन नहीं है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से इस्लामी शासन नहीं है। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि इस्लामी भारत का सल्तनत काल में भारत का जो शासन था वो पूर्ण रूप से इस्लामी नहीं था। ये किसने कहा? इतिहासकार बर्नी ने। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान कहाँ के थे? तुर्क थे। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने स्थापित। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, है ना। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसातल धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने वजारत वित्तीय मामातल से संबंधित है। दीवाने रिसालत देख लीजिएगा, ये शायद विदेशी मुद्दों से संबंधित है। ये पॉइंट एक बार चेक कीजिएगा, ऊपर मैंने पढ़ाया विदेशी मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, जिस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत। भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर खराज कहलाता था, उस्र कहलाता था, मुक्ताई कहलाता था। सल्तनत में भूमि राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? चौधरी। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता था खराज क्या है, तो आप बताएंगे भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर, या मुक्ताई क्या है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर। इसलिए दोनों तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी है? टंका और जीतल। एक चांदी का सिक्का जिसे टंका कहते थे, और जीतल तांबे का सिक्का होता था। ठीक है, टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ससगनी क्या है? चांदी का सिक्का। ससगनी क्या है? चांदी का सिक्का। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने होते थे? टंका होता था चांदी का, याद रखेंगे। ससगनी होता था चांदी का और तांबे का होता था जीतल।
किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने। जजिया किस प्रकृति का कर है? गैर धार्मिक। जजिया धार्मिक, अगर जो गैर इस्लामिक लोग होते थे, ये धार्मिक प्रकृति का कर है, ठीक है। जो इस्लामिक लोग होते थे उनके अलावा जो भी धर्म होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था, ठीक है। सल्तनत काल में दीवाने इंसा क्या था? पत्राचार विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। विदेशी यात्रियों को पधारने का अनुक्रम है, सबसे पहले अलबर्नी, फिर इब्न बतूता, फिर ट्रेवेनियर। शासकों का सही कालानुक्रम है रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, फिर अकबर। रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, फिर अकबर, ठीक है। अकबर, आईने दहसाला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगामी अमीर और शेरशाह सड़क के आजम। अभी अकबर और शेरशाह को हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। 13वीं व 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किस की खेती नहीं करते थे? मक्का की खेती नहीं करते थे। सल्तनत कालीन समाज में पोलो खेलने का प्रचलन किसमें था? तुर्कों में था। पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों में था। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा को क्या कहते थे? दस्तार बंदगान, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मेहतर और पटक्किल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ग्राम मुखिया के लिए। मेहतर और पटक्किल, ठीक है। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में। किसकी स्मृति में? चंद्र की स्मृति में। जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा। स्थापत्यों का कालानुक्रम क्या है? पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी, है ना। कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी, ये इस कालानुक्रम तो पीसीएस का बहुत बहुत प्रिय क्वेश्चन है, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद मूल रूप से थी जैन मंदिर। विग्रहराज फोर्ड द्वारा रचित हरिकेल नामक नाटक के सल्तनत कालीन भवन से प्राप्त हुआ 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार का नामकरण हुआ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामक सूफी संत के नाम पर। अगला है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभिकवि। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में। वास्तविक मेहराब वाला प्रथम सल्तनत कालीन भवन था बलबन का मकबरा। सल्तनत कालीन भवन वास्तविक मेहराब वाला बलबन का मकबरा। नुकीले घोड़े के आकार के मेहराब जिसे कंगूरों से सजाया गया, किसकी विशेषता है? खिलजी कालीन वास्तुकला की। सल्तनत कालीन दोहरे गुंबद वाली प्रथम इमारत सिकंदर लोदी का मकबरा। सल्तनत कालीन दोहरे गुंबद वाली प्रथम इमारत कौन सी थी? सिकंदर लोदी का मकबरा। विभिन्न घटनाओं का कालक्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, ठीक है। गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर ने। गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर ने। ये वाला जो क्वेश्चन था विभिन्न घटनाओं का कालक्रम, इसमें 3 तो सही है। विजयनगर कृष्णदेव राय का शासनकाल एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं ही आपको कमेंट में बता दूंगा कि इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। मकबरा, दोहरा गुंबद, सिकंदर लोदी। दोहरा गुंबद किसका? सिकंदर लोदी। अष्टभुजीय शेरशाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। दिल्ली कुब्बतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद जौनपुर, जहाज महल मालवा और जामा मस्जिद गुलवर्ग कर्नाटक। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरनी। तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली एटा में। तूती हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जिसके विकास में अग्रगामी की भूमिका थी खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका किसने निभाई? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? बलबन का। कैकूबाद का। जलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। फिर मुबारक शाह, खुसरो खां और गयासुद्दीन तुगलक। इतने लोगों के दरबार में अमीर खुसरो दरबारी था। जिसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया? अबुल फजल ने अपने लेखन में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो। हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह है किताब-ए-नौरस। और किसके द्वारा लिखी गई? इब्राहिम आदिल शाह दुती के द्वारा।
हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की दोनों की प्रशंसा की गई किताबें नौरस में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो। कव्वाली के प्रारंभिक आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो। जिस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया, फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ताजुल मासरी हसन निजामी। ताजुल मासरी हसन निजामी। तबकात नासरी मिनहाज उर सिराज। तारीफ फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी। फतवा जहादारी। तारीफ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद। रहला इब्न बतूता। और तारीख दिल्ली खुसरो। ये याद रखिएगा, रचनाएं जरूर आती है मध्यकालीन भारत से, तो रचनाओं को याद करना जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रचनाएं जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जिस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया वो था सितार। और सितार किसके द्वारा निर्मित था? अमीर खुसरो के द्वारा निर्मित। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। संगीत पर एक पुस्तक लिखने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा कुंभा, है ना। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, संगीत राज। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे फिरोज शाह तुगलक जिसने फुतूहात फिरोजशाही नाम से अपने संस्मरण लिखे। किसके नाम से? फुतूहात फिरोजशाही। तो ये हो गया आपका सल्तनत काल और उसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे और 1 या 2 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो तो नहीं कह सकता, लेकिन 2 या 3 वीडियो में ये पूरा मध्यकालीन भारत और खत्म हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग अगले किसी सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे वही सब्जेक्ट हम लोग जीएस में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। कल मिलेंगे अगली क्लास में। अगर पुलिस एक्ट की क्लास और पुलिस रेगुलेशन की क्लास नहीं देख रहे हैं तो देखिए, सुबह 9 बजे पुलिस एक्ट और रेगुलेशन की क्लास आती है। धन्यवाद।